आज का रिवीजन है हमारा असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस जो हमने अभी तक किया है, टोटल इनकम निकालने तक। टोटल इनकम निकालने तक कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है वो आता है डिडक्शन में। डिडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है 80C से लेके 80U, राइट? ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल डिडक्शन आ जाती है जिसका नाम है एटीपी। पूरा खेल उसी का है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एटीपी को ध्यान से पढ़ना है। एटीपी में क्या बोला गया है, देखो एटीपी में ये बोला गया है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज करते हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, तो उनसे होने वाली इनकम 100% टैक्स फ्री है। उससे होने वाली 100% इनकम टैक्स फ्री। अब टैक्स फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं है, हम उसको एग्जाम नहीं बोल रहे हैं, 100% डिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले उसको आपको रेस्पेक्टिव हेड में जोड़ना है। अगर पीएनपी है तो बीएनपी में, अदर सोर्स है तो अदर सोर्स में, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में, जो भी जैसी भी इनकम है उसको उस हेड में पहले तो जोड़ना है। आफ्टर दैट एटीपी के अंडर उसको डिडक्ट कर देना है आपको जितना भी अमाउंट होगा, विदाउट एनी लिमिट। ओके, ठीक है सर। सर क्या क्या डिडक्शन मिलती है, तो आ जाइए बता देते हैं आपको क्या क्या डिडक्शन मिलती है। देखिए, अगर एओपी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है तो उसकी 100% डिडक्शन है। कोटेज इंडस्ट्री है, 100% डिडक्शन है। अपने मेंबर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटिंग करने का काम है तो 100% डिडक्शन है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और सीड्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम है, लाइफ स्टॉक प्रोवाइड करने का काम है, तो 100% मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी भी छूट मिल जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लें आप, विदाउट एड ऑफ पावर। विदाउट एड ऑफ पावर का मतलब पावर का इस्तेमाल किए बिना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोसेसिंग करिए विदाउट एड ऑफ पावर तो उसकी तो डिडक्शन मिलेगी, और लिखा है प्रोसेसिंग करिए विद एड ऑफ पावर तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटी, supplying milk, oil seeds to the cooperative society, government, local authority और other companies। ठीक है, इनको और इजी फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया हुआ है जब मैंने आपको असेसमेंट करवाया था बेटा, क्योंकि यहाँ तो लोग की लैंग्वेज है और वहां पे मैंने आपको आसान शब्दों में लिखवाया हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, जितनी भी ये एक्टिविटी है ये 100% डिडक्टेबल है, और इनके अलावा दो चीजों का स्पेशल ध्यान रखिए, एचपी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। एचपी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये दोनों इनकम में क्या है, ये दोनों इनकम में ये है कि ये दोनों ही इनकम आपकी तभी डिडक्टेबल है जब आपकी जीटीआई 20,000 से ज्यादा ना हो, राइट? एचपी इनकम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तभी डिडक्टेबल है जब आपकी जीटीआई 20,000 से ज्यादा ना हो। और इन सारी डिडक्शन को लेने के बावजूद अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम बच जाती है, आपकी कोई बिजनेस इनकम बच जाती है तो उसमें से आप 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड जो हमने नाम लिखे उनके अलावा कोई इनकम आपकी बच रही है तो उसमें से आप 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। इतनी ही बातें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है वो है बेटा रेट ऑफ टैक्स का। रेट ऑफ टैक्स का मतलब यहाँ पे सर कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, सीधा टैक्स है। 10,000 तक की इनकम पे 10%, 10,000 से 20,000 के बीच में जो इनकम है उस पर 20%, और 20,000 से ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30%। सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, और मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी अगर सरचार्ज लगेगा तो, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए ये असेसमेंट पहली बात तो वैसे ही छोटे छोटे से होते हैं, दूसरी बात हम इनको क्लास में रेगुलरली कर चुके हैं, तो फास्ट ऑर्डर डिवीजन में इतनी ही बातें इसमें बताने की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
कोई डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं है? अब ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम रिटर्न फाइलिंग, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू एंड शॉर्ट नोट, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट नोट आते हैं, और एमसीक्यू के तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू के। ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, बिलेटेड रिटर्न की डेट क्या है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सुनिए सर, सबसे पहले आता है सेक्शन 139(1) जो कहता है कि रिटर्न भरनी किसको है भैया, मुझे भरनी या नहीं भरनी। तो उसके लिए देखो बहुत सी कंडीशन बोली गई। पहले तो एक ही कंडीशन हुआ करती थी, कि आपकी इनकम डिडक्शन लेने से पहले, बेसिक लिमिट से ज्यादा हो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, तो आपको रिटर्न भरनी है। पहले तो ऐसा हुआ करता था, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने से पहले, दैट मींस जीटीआई, आप ऐसे बोल सकते हैं, जीटीआई अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। साथ ही साथ जो कंपनी है, जो फर्म है, जो लोकल अथॉरिटी है और जिनके पास फॉरेन एसेट है, इनको तो रिटर्न भरनी ही है, चाहे इनकी इनकम कितनी भी हो, क्योंकि देखो कंपनी की बेसिक लिमिट 0 होती है, फर्म की 0 होती है, राइट? ओके, लोकल अथॉरिटी में बोल ही दिया कि बेसिक लिमिट से ज्यादा हो तो, और फॉरेन एसेट है तो फिर भरनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो मेन मुद्दा यही है कि या तो आपके, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको, या तो आपके 3 बातें याद रख लो, या तो आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या फिर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है, और या फिर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। 3 बातें याद कर लीजिए, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। समझ गए? ठीक है, या तो आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, या आपके पास फॉरेन में एसेट है, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। अब पिछले साल गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बढ़िया मजे से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पर रिटर्न नहीं भर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। अब हम कैसे साबित करें कि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 7th प्रोविजन लगाया, और 7th प्रोविजन में कुछ और लोगों को लाइबल किया रिटर्न भरने के लिए। कैसे लाइबल किया, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी बिजनेस को चलाते हैं और अपने बिजनेस में आपने करंट अकाउंट खोल रखा है, और पूरे साल में आप उसमें 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाते हैं, करंट अकाउंट में तो लेन देन बहुत बड़े होते हैं, पता है आपको? ये बिजनेस वाले जो भी होते हैं वो करंट अकाउंट खोल के रखते हैं, और करंट अकाउंट में तो डेली का लेना, जो जितना भी पैसा आता है वो सब आता है, राइट? तो बोला कि अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है पूरे साल में, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, चाहे इनकम 1 लाख ही क्यों ना हो, रिटर्न भरना मैंडेटरी है। दूसरा बोला गया कि अगर आपने अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए फॉरेन टूर बुक किया है, ठीक है, मतलब आपने, ध्यान रखिएगा, कई बार होता है ना कि किसी के पास कोई आपको फोन करता है, फ्रेंड, यार मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो एक काम करेगा क्या, तेरे कार्ड से मेरी बुक कर देगा क्या टिकट? पता है क्या ऐसा होता है क्या भाई ऐसा? यस। तो अगर आपने अपने कार्ड से, अपने अकाउंट से, अपनी हैंड से किसी की टिकट्स वगैरह बुक करी, 2 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जाते हैं। फिर ये मैटर नहीं करेगा आपकी इनकम कितनी है। और सबसे खतरनाक पॉइंट जो डाला गया वो ये, अगर आपका पूरे साल का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आपका पूरे साल का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। समझ गए? तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे थे पहले, हम अच्छे से 20-20 हजार रुपए का बिल आ रहा है हर महीने बिजली का, एसी चला के सो रहे हैं फिर भी हम बोला नहीं भैया हमारी इनकम तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो अब इन्होंने बोल दिया कि अब आपको बताना ही पड़ेगा भैया इनकम कितनी है। अब बताओगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलोगे तो फिर ये पकड़ लेंगे, तो पेनल्टियां लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है? थोड़े टाइम में आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पेट्रोल के खर्चे, जो भी आप खर्चे करते हो, सब चीजें कंसोलिडेटेड हो जाएगी, इंटीग्रेटेड हो जाएगी। आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक हेल्थ कार्ड भी आ रहा है, पता है आपको?
एक हेल्थ कार्ड इशू करने वाली है गवर्नमेंट, यू नो दैट। हेल्थ कार्ड के अंदर आज तक आपने कहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, उसमें सारी हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। ठीक है, अलग अलग बिल हो, हाँ अगर आप अलग अलग बिल हो आपके नाम से हैं तो सारे बिल जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग बिल भी है और आपके नाम से हैं तो सारे बिल जुड़ जाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन लिखा है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ओके, आगे आ जाइए सर। रिटर्न ऑफ इनकम होती क्या है? देखो, रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब ये है कि अभी तक आपने अपनी इनकम कैलकुलेट करी है, राइट। अभी तक आपने अपनी इनकम कैलकुलेट करी है, वो इनकम कैसे कैलकुलेट करी उस सारी डिटेल को आपको गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो आपने अपनी इनकम कैसे निकाली, अपना टैक्स कैसे निकाला, उसका पेमेंट कैसे किया, ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट को देनी है, और उसी को क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। रिटर्न भरने के फॉर्म अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो अलग अलग पर्सन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो आप टेबल से पढ़ सकते हैं। ITR-V क्या होता है सर? ये एक्नोलेजमेंट होता है। जैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे, एक्नोलेजमेंट जनरेट होगा कि आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, और उस रिटर्न में आपने क्या क्या भरा, उसकी मेन बातें कि आपकी GTI कितनी है, आपका टैक्स कितना है, टैक्स पेबल कितना है, रिफंडेबल कितना है, ऐसे मेन मेन बातें यहाँ पे लिखी हुई रहेगी। ठीक है, बाकी सारी डिटेल तो फॉर्म के अंदर। ओके, एक बार बोल दो, यहाँ तक क्लियर है? क्या? नेक्स्ट आ जाइए सर, ड्यू डेट। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के लिए। ड्यू डेट क्या है सर? जिनके फॉरेन ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, उनको एक रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए उस रिपोर्ट की वजह से इनकी ड्यू डेट क्या बन जाती है, 30 नवंबर बन जाती है। ठीक है, ओके। जिनकी ऑडिट होनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनकी ऑडिट होनी है उनकी डेट पहले 30 सितंबर हुआ करती थी, अभी 31 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, और जिनकी ऑडिट नहीं होनी थी उनकी पहले भी 31 जुलाई थी, अभी भी 31 जुलाई है। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट, कि सर हमने इंटरेस्ट रिटर्न भरनी थी पर हमने रिटर्न भरी नहीं टाइम पे, फिर क्या होगा? अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरी तो 234A लग जाएगा, और उसमें आप पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब 1% पर मंथ का इंटरेस्ट किस पे लगेगा सर? जितना टैक्स टैक्स आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मान लीजिए मेरा टैक्स आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या मेरे ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जब टैक्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाएंगे? ठीक है, अच्छा कब से लगेगा सर इंटरेस्ट? ड्यू डेट के अगले दिन से। ड्यू डेट तक आप रिटर्न भर सकते थे, नहीं भरी तो अगले दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप रिटर्न भर नहीं देते। यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा महीना ट्रीट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आ जाइए 234F। 234F लेट फीस की बात करता है, ध्यान रहे, पेनल्टी नहीं है, लेट फीस बोलते हैं इसको, कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो आपके ऊपर लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी लेट फीस लगेगी सर? अगर देखिए ड्यू डेट के अंदर भर देते हैं कोई लेट फीस नहीं है, ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो 5,000 रुपए की लेट फीस है। और ये आपको एक बीच में सर्कल दिया जाता है 31 दिसंबर का, मतलब जिसको 31 जुलाई को भरनी थी वो 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में भरे, 1 अगस्त से। जिसको अक्टूबर में भरनी थी वो नवंबर दिसंबर में भरे, और जिनको नवंबर में भरनी थी वो दिसंबर में भरे। दैट मीन्स दिसंबर तक अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 5,000 की फीस है, दिसंबर के बाद करेंगे तो 10,000 की फीस है। ठीक है, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक कर देते हैं तो 5,000, 31 दिसंबर के बाद करते हैं तो 10,000। ठीक है, सारे केस में सारे केस में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपकी फीस होगी 1,000। इज दैट क्लियर? ओके, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस क्या कह रहा है, ये अपने पढ़ा हुआ सेट ऑफ वाले चैप्टर में भी, कि अगर आप किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस पढ़ना जरूरी है 139(9) के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के सेक्शन सारे याद कर लेना।
ओके, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है इस केस में। क्या रिटर्न भरनी है सर? अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और वो भी ड्यू डेट के अंदर रिटर्न भरना मैंडेटरी है। एंड अब जो डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर आपने रिटर्न लेट भरी है तो भी, और एचपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो भी। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लॉस है जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है विदाउट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो एचपी का लॉस होगा। नेक्स्ट आ जाइए बिलेटेड रिटर्न। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, तो कब तक भर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न? बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है लेट रिटर्न, ड्यू डेट जाने के बाद। तो आप वो भी अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक ही भर सकते हैं, उसके बाद नहीं। एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक भरने का मतलब हो गया कि जिस साल आपने पैसा कमाया प्रीवियस ईयर में, उसका अगला साल जो है असेसमेंट ईयर, उसके आखिरी दिन तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब अगर एओ ने आपको बुला के पहले ही आपकी इनकम फाइनलाइज कर दी है तो वो हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उसी दिन आप अपनी रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बोल दो एक बार, यहां तक क्लियर क्या? ओके, आगे आ जाइए बेटा रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है दोबारा से रिटर्न भरना। अगर आपकी रिटर्न भरी थी और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी या मैंने कुछ छोड़ दिया, भूल गया मैं, तो आप अपनी रिटर्न दोबारा से भर सकते हैं। दोबारा से जब आप रिटर्न भरेंगे तो वो ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगी, मतलब उसी डेट में मानी जाएगी जिस साल जिस टाइम पे आपने रिवाइज रिटर्न भरी है। ओरिजिनल रिटर्न जो डेट को भरी थी उसी डेट में आपकी रिटर्न मानी जाएगी। मतलब रिवाइज रिटर्न जाट नई रिटर्न नहीं होती है, वो पुराने रिटर्न का रिप्लेसमेंट होता है। ओके, ठीक है। कब तक बढ़ सकते हैं सर? ये भी वही डेट है, अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो भी पहले हो। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से सुन लो, मैं ये बता देता हूँ, मुझे लगता है आप इसमें गड़बड़ कर दोगे। प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं हम 20-21, असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं 21-22, राइट? तो 21-22 के हिसाब से 31 मार्च 22 तक ज्यादा से ज्यादा आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद ना बिलेटेड भरी जाएगी ना रिवाइज भरी जाएगी। ये डेट याद रखना, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। ठीक है, क्या सर हम एक से ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं? यस, हम कितनी भी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सुनिए सर, डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या है? सर हमने रिटर्न भरी, रिटर्न में कुछ कमी रह गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजा कि आपके रिटर्न में कमी है, उसी को कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। उस डिफेक्टिव रिटर्न में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर 15 दिन में हमने उस रिटर्न को उस डिफेक्ट को सही कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज हमारी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। ओके, एमसीक्यू, साइनिंग ऑफ रिटर्न, इसको वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए जब हमने रिटर्न फाइल करी तो जाहिर सी बात है हमें ये प्रूव करना होगा कि हमने रिटर्न भर दी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा आईडी पासवर्ड किसी और के पास है उसने रिटर्न भर दी, तो उसके लिए हमें उस डॉक्यूमेंट को साइन करना होता है। पर आजकल क्या है, साइन फिजिकल ना होकर डिजिटल हो गया है। तो या तो आप डीएससी लगाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर आप ओटीपी के जरिए इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पर सवाल यह है कि वेरीफाई करेगा कौन? तो उसको आपको याद रखना है, चाहे फिजिकली साइन करना हो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर करना हो, चाहे ओटीपी करना हो, करेगा कौन? तो इंडिविजुअल की अगर बात है तो इंडिविजुअल खुद करेगा, खुद अवेलेबल नहीं है तो उसका अथॉराइज्ड पर्सन कर देगा। बात आई माइनर की तो उसके गार्जियन कर देंगे। एचयूएफ के केस में पहले बात करता करेगा, करता नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर कर देगा। कंपनी के केस में एमडी करेगा, एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा, कोई भी डायरेक्टर नहीं है तो अथॉराइज्ड पर्सन कर देगा, कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर कर देगा, और कंपनी आईबीसी में है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कर देगा। फर्म की अगर अपन बात करें तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा, वो नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर देगा। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो नहीं है तो कोई भी पार्टनर। लोकल अथॉरिटी में पीओ, पॉलिटिकल पार्टी में सीईओ, और एनी अदर एसोसिएशन में जो भी उसका प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो कर देगा। ठीक है, और बाकी किसी केस में जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो साइन कर देगा। आपके एग्जाम में आने वाला जो पॉइंट है वो है कंपनी और एचयूएफ। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दीजिए।
आगे जाइए सर, परमानेंट अकाउंट नंबर। सेक्शन 139 ये कहता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर ही आपकी इनकम टैक्स में पहचान भैया। अगर आप इनकम टैक्स में जाने जाते हैं तो अपने पैन नंबर से। तो पैन नंबर होता क्या है सर, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसमें कुछ अल्फाबेट होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप एक लिमिट से ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाता है पैन नंबर लेना। और बहुत से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जहाँ पैन नंबर पुट करना मैंडेटरी है। इस पे आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है कि ऐसी 5 जगह बताइए जहाँ पे पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। तो आप बता देंगे कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आप पेमेंट और होटल वगैरह में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, आप फॉरेन करेंसी 50,000 से ज्यादा की खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं 50,000 से ज्यादा की, डिवेंचर बॉन्ड खरीद रहे हैं 50,000 से ज्यादा की, आरबीआई के बॉन्ड खरीद रहे हैं 50,000 से ज्यादा की, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं 50,000 से ज्यादा का। तो इस तरीके का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको वहां पे पैन नंबर लिखना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, और भी है, आप लिख सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम पे भी आजकल पैन नंबर रिक्वायर्ड है। तो जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता है ना, वहां पे पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है। ओके, ठीक है। आगे जाइए सर, 139AA। 139AA बोल रहा है कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आजकल क्या कर दिया गया कि पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करने का बोला गया आपको, ताकि आप जितनी भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ऑल ओवर अपनी लाइफ में, जो इलेक्ट्रिसिटी है चाहे कुछ भी है, आपने देखा होगा हर जगह आपका आधार नंबर मांगा जाता है। तो हर जगह उनको लिंक कर दिया जाएगा। तो थोड़े दिन में, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इस साल आपने कितना ऑनलाइन पेमेंट किया, कितना आपने परचेजिंग करी ऑनलाइन, कितनी आपने शॉपिंग करी, क्योंकि आपके अमेजन फ्लिपकार्ट सब केवाईसी मांगते हैं आपसे। मांगते हैं ना सब केवाईसी। पेटीएम वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, सब केवाईसी मांगते हैं। तो सब इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, सब चीजें एक जगह आ जाएगी। आप पता चला कि आप रिटर्न भरते नहीं है पर आप 10 लाख का खर्चा कर रहे हैं साल में, तो आपके पास तुरंत नोटिस आ जाएगा कि भैया 10 लाख भाई कहाँ से आपके पास, समझे। तो इसलिए आधार नंबर को भी लिंक करने को बोला गया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे या रिटर्न भरेंगे तो वहां पे आपको आधार नंबर मेंशन करना मैंडेटरी होता है। बिल्कुल है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड की गई थी यहाँ पे, ये वाली मैं बता देता हूँ, हालांकि एग्जाम पर्पज में तो नहीं है पर जनरल नॉलेज के लिए काम की। हुआ क्या कि बहुत से लोग ऐसे हुए जिनके पास आधार है, पेन नहीं है, जिनके पास पेन है आधार नहीं है, ठीक है, या दोनों में नाम मैच नहीं होता है, ऐसी बहुत सी समस्याएं आने लग गई बीच में। ठीक है, तो एक सेक्शन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई चलो हम आपकी थोड़ी सी सुविधा कर देते हैं, है ना, ताकि आपका काम रुके नहीं। तो इन्होंने एक इंटरचेंजेबिलिटी निकाली। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब कि जहां पे आपको आधार नंबर लिखना मैंडेटरी है और आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप पेन नंबर लिख दीजिए, काम चल जाएगा। जहां पे आपको पेन नंबर लिखना मैंडेटरी है और पेन नंबर आपके पास नहीं है तो आप आधार नंबर लिख दीजिए ना, काम चल जाएगा। समझ गए। तो इंटरचेंजेबल यूज कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने गए, पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार नंबर दे सकते हैं। ठीक, वो बात अलग है कि बैंक वाले को अगर इस बात का नॉलेज नहीं है तो मानेगा नहीं प्रैक्टिकली, पर आप कर सकते हैं। बोल दो, इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं है, चलिए। फिर आते हैं असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर। इसमें भी छोटी छोटी बातें सुनते जाइए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 की। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स आपने अपने हिसाब से निकाला और उसका पेमेंट किया। जब आप उसका पेमेंट करेंगे तो इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब ये आपने खुद ने कैलकुलेट किया है, डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट नहीं किया है, राइट। दूसरा आता है नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 142(1). अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी और डिपार्टमेंट को लगता है कि आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हैं तो वो आपसे रिटर्न मांग सकता है और उसके लिए वो आपको 142(1) में नोटिस देगा। इसमें वो आपको टाइम देगा कि भैया इतने दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न भर दीजिए। जनरली 30 दिन का टाइम दिया जाता है जनरली, ठीक है, ओके। दूसरा आता है नोटिस 142(12). ये डॉक्यूमेंट मंगाने का नोटिस है कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जाने चाहिए और उसमें से चेकिंग की जानी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पावर 142(1) में हो जाएगा। आगे आ जाइए 142(13), ये उसी के सब सेक्शन चल रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट को लगता है आपसे और कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में नोटिस इशू कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे को सुनिए। 142 के अंदर उनके पास
आपसे इंफॉर्मेशन मंगाने का राइट है। तो 3 क्लोज बना दिए, 142.1.1 जिसमें रिटर्न मंगाना, 142.1.2 जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मंगाना, डॉक्यूमेंट्स मंगाना, और 142.1.3 जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन मंगाना, राइट। ठीक है, आगे आ जाइए 142.2। ये इंक्वायरी की बात है। अगर उनको लगता है कि भैया आपसे इंक्वायरी करनी जरूरी, कर सकते हैं, आप मना नहीं कर। करवाना पड़ेगा या किसी भी चीज का। आइए ऑडियो आ रहा है कि, देख लेना। ऑडियो आ रहा है। ओके, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर किया जा सकता है अगर नीड लगती है तो। वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू निकालेगा अपने हिसाब से और रिपोर्ट सबमिट करेगा असेसिंग ऑफिसर को। असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंगली असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। क्लियर? ठीक है। असेसमेंट के दौरान अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भैया आपके अकाउंट्स तो समझ ही नहीं आ रहे, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर आपके अकाउंट तो समझ ही नहीं आ रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या कर सकता है, आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्पेशल ऑडिट का आदेश दे सकता है आपको कि भैया आपका तो अकाउंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, अपनी ऑडिट करवा के लाओ। आप कहते हैं सर मेरी ऑडिट तो ऑलरेडी हो रखी है, वो कहता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करवानी पड़ेगी, आप दोबारा ऑडिट करवा के लाओ। ठीक है। अच्छा, अब किससे ऑडिट करवानी है ये कौन बताएगा? ये डिपार्टमेंट ही बताएगा, एओ बताएगा कि आपको किससे ऑडिट करवानी है। ठीक है, उस ऑडिटर को रेफर किया जाएगा, आप वहां पे जाएंगे, अपने उस अकाउंट लेके जाएंगे, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? एसएससी को दे देगा। एसएससी वो रिपोर्ट ले जाके किसको दे देगा? एओ को दे देगा, और अकॉर्डिंग टू दैट उसका असेसमेंट फाइनल हो जाएगा। सर उसका रेमुनेशन कौन पे करेगा? रेमुनेशन गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के फायदे के लिए ऑडिट करवाई जा रही है। इट्स इट। बोल दो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? सुनिए आगे, इंटीमेशन की बात सुन लीजिए। इंटीमेशन क्या कह रहा है? सर हम जितनी भी रिटर्न भरते हैं ना, उस रिटर्न में से उन सारी रिटर्न को हमें बेंगलोर भेजना होता है। कहाँ भेजना होता है? बेंगलोर। बेंगलोर में क्या है सर? बेंगलोर में सर सीपीसी है, सीपीसी बेंगलोर बना हुआ है, वहां पे आपको उन सारी रिटर्न को भेजना पड़ेगा। अब जब सारी रिटर्न को आप बेंगलोर भेजेंगे तो बेंगलोर में कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो कंप्यूटर उन रिटर्न को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब वो सारी रिटर्न को प्रोसेस करते हैं तो सर वो क्या चेक करेंगे उसमें? वो तो कंप्यूटर है, दिमाग तो है नहीं। तो वो क्या चेक करते हैं कि कोई अर्थमेटिकल एरर ना रह गई हो, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, कोई इनकरेक्ट क्लेम ना हो, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। और चेक करके आपको एक लेटर भेज देगा, अगर कमी नहीं है तो भी लेटर भेज देगा, और कमी है तो भी लेटर भेज देगा, कमी बताते हुए कि ये कमी है। तो इसको बोला जाता है इंटीमेशन, मतलब कि हमें आपकी रिटर्न मिल गई है, हमने उसको चेक कर, इनिशियली चेक कर लिया है, और उसमें ये गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं है, दोनों बातें बताने के लिए इंटीमेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए, इंटीमेशन कब आता है? ये इंटीमेशन आता है जिस साल आपने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने से 1 साल के अंदर अंदर। ओके, आगे आ जाइए। नोटिस फॉर स्क्रूटनी। सर इंटीमेशन से काम नहीं बन रहा, डिपार्टमेंट को लगता है कि ज्यादा गड़बड़ है आपके अकाउंट में और मिलके हमें देखना होगा या डिटेल में हमें चेक करना होगा, तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस 143(2) में भेज दिया जाता है। अब स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल जांच, तो आपकी डिटेल जांच करनी चाहती है गवर्नमेंट। अब वहां पे होगा क्या, सुनिए। ये नोटिस कितनी देर में आना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा एमसीक्यू पर्पस में, कि सर जिस साल आपने रिटर्न भरी उस साल के खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास में स्क्रूटनी का नोटिस आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए मतलब कि पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर नहीं आया
तो वो नोटिस क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा और आपको स्क्रूटनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट क्या कह रहा है कि जब आपकी स्क्रूटनी चल रही होगी तो उसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सवाल जवाब करे जाएंगे। सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद आपकी इनकम फाइनलाइज की जाएगी और उस इनकम को ऑर्डर पास, उस इनकम के रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है न्यू सिस्टम, न्यू स्कीम ऑफ स्क्रूटनी। ये देखिए अभी क्या किया गया है, फेसलेस असेसमेंट किया गया है। क्या नहीं किया गया है, फेसलेस। और फेसलेस असेसमेंट क्यों किया गया, ताकि करप्शन ना हो। वरना आप क्या है, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, कोई वहां पे आपसे इलीगली पैसा मांगेगा तो वो वाला काम खत्म करने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट किया गया। मतलब अब आपके पास जो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ऑनलाइन आएगा, आपके मेल पे आएगा, आपको उसका जवाब जो देना है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे देना है और वहां से वापस जो चीजें मांगी जाएगी वो पोर्टल पे मांगी जाएगी। दैट मीन्स आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाके इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन ही होगा। तो आपको पता ही नहीं है कि सामने कौन है, ठीक है, आपको ये पता नहीं होगा कि सामने कौन है या उससे आपका सीधा टचअप नहीं होगा। तो इसलिए करप्शन कम हो, इस बात के ऊपर ये कदम उठाया गया है। राइट, चलिए आगे आता है बेस जजमेंट असेसमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट। ठीक है सर, बेस जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? देखिए बेस जजमेंट असेसमेंट का मतलब है कि डिपार्टमेंट के पास कुछ जानकारी आपकी रिगार्डिंग, आपकी इनकम के रिगार्डिंग या आपके सोर्स ऑफ इनकम के रिगार्डिंग कोई जानकारी है। उन्होंने आपको कहा कि भैया आप अपनी रिटर्न भरो, आपने नहीं भरी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप इसमें ऑडिट कराओ, आपने नहीं करवाया। उन्होंने कहा आप हमसे मिलने आओ, आप नहीं आए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जब उन्होंने आपको इंटीमेट किया था पर आपने उनको सीरियसली नहीं लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप आ नहीं रहे हैं मिलने और उनके पास इंफॉर्मेशन है आपके खिलाफ। तो अगर आप मिलने नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले आपको एक शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे लास्ट, कि भैया आप हमसे मिलने नहीं आए, हमने आपको कई नोटिस भेज दिए, अब हम आपका बेस जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करें। अगर फिर भी आप जाके जवाब दे देते हैं सेटिस्फैक्टरी, तो हो सकता है कि वो आपका बेस जजमेंट ना करके रेगुलर असेसमेंट कर दें। बट अगर आप अभी भी जवाब नहीं देंगे तो बेस जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। सर है क्या बेस जजमेंट असेसमेंट में? जितनी जानकारी उनके पास है, जितनी जानकारी उनके पास है उस जानकारी के आधार पे वो आपकी इनकम फाइनलाइज कर देंगे, उसके हिसाब से टैक्स निकाल देंगे और आपको डिमांड नोटिस इशू कर देंगे। समझ गए? इट्स जस्ट लाइक जैसे आपका बिजली का मीटर खराब है, ठीक है, आपने चेंज कराने की रिक्वेस्ट नहीं डाली, तो बिजली वाला क्या करता है भाई, क्या अपने हिसाब से या पास्ट बिल्स वगैरह के हिसाब से या जितनी जानकारी उसके पास है उसके हिसाब से बिल बना के भेज देता है। हाँ जी, तो वही सेम चीज यहाँ पे कि अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया, आप उनसे मिलने नहीं गए या उनके बातों का जवाब नहीं दिया, तो जितनी जानकारी उनके पास है उस जानकारी के आधार पे ही वो क्या कर देंगे, आपकी इनकम फाइनलाइज कर देंगे। क्लियर है? बोल दो भैया, यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाइए पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शंस। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन किसी ने सोचे नहीं होंगे पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से ना। तो जॉइंट कमिश्नर का क्या काम होता है सुनिए। देखिए हमारा केस चल रहा है एओ के पास। अब हो सकता है किसी केस में एओ फंस गया मतलब उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या फिर उसने मामला अटका के छोड़ दिया। तो अब हम भी परेशान है, एओ भी परेशान है। तो या तो हम परेशान है तो हम जेसी के पास चले जाएंगे, मतलब जॉइंट कमिश्नर के पास चले जाएंगे कि सर हमारा मामला अटका पड़ा है इतने दिनों से, आप थोड़ा सा एओ को बोलिए ना। ठीक है, एओ परेशान है तो एओ चला जाएगा कि सर ये मामला मैंने खोल रखा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आप बताइए क्या करूं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जेसी खुद अगर देख लेता है कि कोई मामला अटका पड़ा है तो वो अपनी मर्जी से भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो तीनों चीजें हो गई, अपने आप, जॉइंट कमिश्नर, एसएससी के बोलने पे, एओ के बोलने पे। तीनों ही केस में जेसी क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करेगा, मतलब गाइड करेगा एओ को कि भैया इस काम को कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ वैसे कर दो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना चाहिए, आप वैसे कर दीजिए। ओके, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ जेसी टू इशू डायरेक्शन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट आ जाइए रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का मतलब है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल करी या डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, उस दोनों ही चीजों में अगर कोई एरर रह जाती है जो कि साफ साफ पता चल रही है कि गलती है, साफ साफ पता चल रही है,
जिसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है, तो साफ पता चल रही है गलती है ही, तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद भी रेक्टिफिकेशन कर सकती है, और हम चाहें तो हम भी एप्लीकेशन दे के रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। हालांकि ये काम आपका रिवाइज रिटर्न से भी हो सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ रिटर्न की बात नहीं चल रही, यहाँ पे सारे ऑर्डर सबकी बात चल रही है। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रिटर्न में कोई भी कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है 154 में रेक्टिफिकेशन करवा के, और उसका टाइम जो है वो 4 साल का है। जिस साल ऑर्डर पास हुआ उस साल के खत्म होने से 4 साल, रिटर्न के केस में जिस साल रिटर्न भरी गई उस साल के खत्म होने से 4 साल। ओके, सेक्शन 156 सुन लीजिए, डिमांड नोटिस की बात करता है कि सर चाहे स्क्रूटनी हुई हो, चाहे बेस जजमेंट हुआ हो, चाहे नॉर्मल इंटीमेशन वाला केस हो, जहां पे भी आपका टैक्स बनेगा, जाहिर सी बात है उस टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस को बोलते हैं डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में आपको पेमेंट करने की शर्तें, पेमेंट करने का टाइम बता दिया जाता है, और अगर आपने उस टाइम में पेमेंट नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। कब से लगता है इंटरेस्ट? या 30 दिन का टाइम दिया था, 30 दिन में नहीं किया तो अगले दिन से पेमेंट लगना, हाँ इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। बता दीजिए कोई डाउट यहाँ तक? हेलो यस सर, ये तो थ्योरी बहुत बड़ी है सर, फर्स्ट टाइम पढ़ी है मैंने तो ये इंटर। फर्स्ट टाइम क्यों पढ़ी है? अगर तुम ये बोलते हो फर्स्ट टाइम पढ़ी है, इसका मतलब तुम्हारी बेवकूफी है। हमने, तुम्हारा बेच था जून, उस टाइम पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, उसके बाद तुमको मैंने नए बेच में ऐड किया था, तुमने उसमें पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, और अब रिवीजन में भी तुम पढ़ रहे हो और तुम कह रहे हो फर्स्ट टाइम में, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ। कितना पढ़ाया हुआ है तुम्हारे बेच में ये? बोलो भाई नवीन। दीपक बोल रहे हैं यस पढ़ाया हुआ है। नवीन, 3 बार कोर्स करने की पढ़ रखा है, अक्षिता भी बोल रहे हैं, ये आपके बैच में हो गया था, फिर आपने कहा था कि सर मुझे रिवीजन करना है, मुझे नए बैच में ऐड कर दो, आपने नए बैच में भी दोबारा पढ़ लिया था, और आज तीसरी बार पढ़ते टाइम पे फिर आपने सेल्फ भी पढ़ाई होगा, और तीसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप कह रहे हैं सर ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है बेटा? अगर अभी तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या करोगे, फिर कैसे करोगे? सोचने वाली बात है। कल एओपी के असेसमेंट में भी आप यही बोल रहे थे कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ है हमारा। चलिए लास्ट टॉपिक है आईसीडीएस। आईसीडीएस में आपको यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसका एक इंट्रो दूंगा, जो काम की बातें वो बताऊंगा, क्योंकि बाकी आईसीडीएस सिर्फ एएस जैसे हैं, बिल्कुल सेम जैसा एएस होता है वैसा ही है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, जो कि इस पहले वाले पेज में से आएंगे मोस्टली, अगर एमसीक्यू आएगा तो पहले वाले पेज में से ही आएगा, और उसके अलावा फिर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। शॉर्ट नोट के लिए किसी भी आईसीडीएस के ऊपर आपसे एक छोटा नोट पूछा जा सकता है। तो सुनिए सर आईसीडीएस है क्या? देखिए सेक्शन 145(2) में क्या बोला गया। सेक्शन 145(2) ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि आप चाहें तो आईसीडीएस बना सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, इंड एएस, बहुत सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, पर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पावर दिया गया 145(2) में कि आप चाहें तो स्टैंडर्ड बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम हमारे पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 2016 में अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए 10 स्टैंडर्ड इन्होंने बनाए। ठीक है, ये 10 स्टैंडर्ड पहली बात तो सब पे नहीं लगते हैं,
कुछ लोगों पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। कैसे सुनिए, ऑल एसएससी एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज नॉट लायबल फॉर ऑडिट। सारे एसएससी पे लग जाएगा, पर उन दोनों को छोड़ के इंडिविजुअल एचयूएफ को जिनकी ऑडिट नहीं होनी है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पहला फिल्टर है। दूसरा फिल्टर ये भी बोला गया है कि जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं सिर्फ उन्हीं पे लगेगा, मतलब जो केस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा ये बोला गया कि ये सिर्फ उन्हीं पे लगता है जिनकी बीएनपी या अदर सोर्स की इनकम है। जिनकी बीएनपी और अदर सोर्स की इनकम नहीं है उन पे भी आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आगे बात सुने, तीन बातें, ऑल एसएससी एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होना है, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स की इनकम होगी तो ही ये लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा, और मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करेंगे तो ही ये लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। ठीक है, इनमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि अगर मान लीजिए कभी सर इनकम टैक्स के प्रोविजन में और आईसीडीएस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब प्रोविजन कुछ और कह रहा है और आईसीडीएस कुछ और कह रहा है, तो इनमें से ऊपर कौन रहेगा? तो भैया प्रोविजन ऊपर रहेंगे, प्रोविजन ऊपर रहेंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो प्रोविजन बनते हैं पार्लियामेंट्री असेंट से, मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास होके और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होके प्रोविजन बनते हैं, जबकि आईसीडीएस सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो इसलिए ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रोविजन पावरफुल है। ओके, 10 आईसीडीएस, इनके नाम आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए नंबर के साथ। ठीक है, आईसीडीएस 1 अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेंजिबल एसेट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, सिक्योरिटीज, बोरोइंग और कंटिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी। तो इनके नाम आपको डेफिनेटली होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक का नाम आ सकता है या एमसीक्यू में नाम डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, तो एमसीक्यू जो बनने हैं बेटा वो इन्हीं में से बनने हैं। जैसे कि ये पूछ लिया कि आईसीडीएस 4 किसका है, आईसीडीएस 8 किसका है, आईसीडीएस 9 किसका है, किस पे एप्लीकेबल होता है, मर्केंटाइल वाले पे या केस पे, ऐसा पूछ लिया। कौन सी इनकम पे एप्लीकेबल होता है, बीएनपी अदर सोर्स पे या सारी इनकम पे, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, ये पूछ लिया। तो इन सब में से एमसीक्यू बन सकते हैं आपके, या फिल इन द ब्लैंक बन सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आईसीडीएस दे रखे हैं 10 आपको, इनमें किसी पे भी एक छोटा मोटा शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आईसीडीएस क्या होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता देता हूं, और वो है ये आया हुआ है एग्जाम में शॉर्ट नोट। ठीक है, क्या लिखा है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं, पर दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट। इसका मतलब ये जो 5 पॉइंट है, क्या इनके ऊपर ये जो 5 पॉइंट है, क्या इनके ऊपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला एएस ये नहीं लगता है? बोलो, क्या इन 5 पॉइंट पे आईसीडीएस 2 नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिन पे आईसीडीएस 2 नहीं लगता। तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने थे वहां पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समझ गए? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको आराम से पढ़ लेना है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना है। अभी कोई डाउट है तो बोल दीजिए। मेरी तरफ से आपका कोर्स, आपका रिवीजन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, 3 टेस्ट और देने बाकी हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अपना सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ओके, हेलो जी सर, टीडीएस वाला करना था एक। अच्छा, टीडीएस का, चलो टीडीएस भी करवा देंगे, कोई नहीं। ठीक है, टीडीएस का मैं आपको टाइम बता दूंगा, वो भी करवा देंगे। डन, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।